हर प्रोडक्ट जो हम लेते हैं उसमें कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। सो प्रोज तो है ही, बट देन कॉन्स भी बहुत सारे हैं। सो इस ब्लॉग में हम बात करेंगे अभी इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। कहाँ इस बाइक ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट दिया एंड एट द सेम टाइम कहाँ इस बाइक ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। हेलो एंड वेलकम बैक टू KTB ब्लॉग्स। टाइटल से आपको पता चल गया होगा, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय 3-year ओनरशिप रिव्यू ऑफ माय हिमालयन। सो हिमालयन हैज़ बीन वेरी क्लोज टू मी। इनफैक्ट मेरी राइडिंग का पूरा पैशन आया है इसी बाइक से। मेरे पास इससे पहले 350 क्लासिक थी रॉयल एनफील्ड की, बट देन उस बाइक में मैंने 1 से 2 बार ही राइड किया है। So yeah, that is also very close to me. 8 years I've ridden that bike, but then when I thought that now I want to get completely into touring, I need something better, and nothing could be better than the Himalayan. So at the price range that it has been offered, this is one of the best bikes you can have. And trust me, मैं 3 साल ये बाइक चलाने के बाद आपको बता रहा हूँ। Alright, so starting with the pros. फर्स्ट, इस बाइक का जो स्टैंस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फ्रंट में 21 इंचेस के अलॉय है एंड पीछे 17 इंचेस के, विच इज़ अ परफेक्ट ऑफ रोड सेटअप। मोर देन दैट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट है। मुझे तो आज तक कभी इसकी बैश प्लेट में बैंगिंग नहीं हुई, वेराज मैंने इस पर उमलिंगला किया। उमलिंगला के आगे एक सोकर गया हूँ मैं। आई हैव बीन टू नुरबुला टॉप, बहुत सारी जगह गया जहाँ पे पहाड़ों से पत्थर टूट टूट के जो सेडिमेंट हुआ था उसी पे चलाना था। सो उन रास्तों पे भी मेरे बैश प्लेट पे कभी बैशिंग नहीं हुई। नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट दिस बाइक इज दैट इसकी सीट इज एट सच अ लेवल, यू फील वेरी अटैच्ड टू द बाइक वंस यू आर राइडिंग इट, एंड या इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। द सीट्स आर अमेजिंगली सॉफ्ट। आपको 400-500 किलोमीटर चलाने तक तो बिल्कुल एहसास नहीं होता दैट योर बम इज़ हर्टिंग यू। So that way this is a blessing for sure. Now this has tube tires because it has spokes. Spokes आपको सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको वो जर्क आपके बैकबोन तक पहुंचती नहीं है। So I can give another score to Himalayan for that. More than that, मुझे इस पे कभी हैंडल बार राइजेस लगाने का मन ही नहीं किया, बिकॉज मेरे हाइट के हिसाब से, आई एम अ 6 फुट गाय, एंड मेरे हाइट के हिसाब से इस बाइक का सेटअप इज़ remarkably perfect. No complaints with the stock tires. Stock tires C8 के देते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं। खाली एक प्रॉब्लम है कि C8 के टायर्स बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाते हैं। सो लास्ट मैंने लगवाया, दैट वाज द MRF टायर बिफोर गोइंग टू द गुरुडोंगमा ट्रिप लास्ट ईयर। राइट, सो नाउ कमिंग टू द बैक ऑफ द बाइक, पिलियन सीट्स। जो भी बैठा है उसने हमेशा तारीफ की है कि इट इज़ वेरी स्पेशियस। आपके पूरे बट को कवर करता है ये, and it's very soft at the same time, so it gives Pillion a perfect ride. Now talking about the speed at highway, so the bike is perfect जब तक आप इसको 80 पे क्रूज कर रहे हैं, but then 80 के बियॉन्ड जाते ही बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देने लगती है। so इससे मुझे याद आता है, let's talk about the cons of this bike. So cons में सबसे पहली चीज़, yes, when I'm riding, the main problem is the vibration once I cross an 80 km/h speed limit. So उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आने लगती है, but then the handle stays steady. जो इंटरसेप्टर में प्रॉब्लम है वो हिमालयन में नहीं है। हिमालयन का हैंडल at 100 also मैंने छोड़ के देखा है, it is rock steady. But then one very big issue is the ball racer. इसका बॉल रेसर बहुत जल्दी ख़राब होता है, एंड दैट मेक्स द हैंडल हैवी टाइम एंड अगेन। सो मैंने अभी तक अपने 3 साल में शायद 5 या 6 बार इसका बॉल रेसर चेंज करवा चुका हूँ मैं। कॉन्स में बात करूँ तो RE हैज़ मेड अ वेरी फंटास्टिक मशीन, बट देन इट हैज़ नॉट यूज्ड वेरी अमेजिंग और वेरी गुड क्वालिटी मटीरियल्स इन द बाइक। सो इसकी बाइक में नट्स की रस्टिंग बहुत कॉमन है। सो मैंने कई बार 2 से 4 बार इसकी नट्स रिप्लेस करवाए हैं। जब भी मैं देखता हूँ कि बाइक में कहीं भी कोई नट रस्ट कर रहा है, मैं उसको सर्विस सेंटर में जाकर रिप्लेस करवा लेता हूँ, एंड बहुत ही 10-20 रुपये में हो जाता है ये। बिकॉज एक बार आपका नट रस्ट कर गया और वो अंदर के भी
अंदर भी उसके थ्रेड्स में रस्ट पकड़ लिया तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी उसको खुलवाना, जस्ट इन केस कभी आपको ज़रूरत पड़े तो। बाइक में सस्पेंशन का भी मैंने इशू फेस किया था जब मैंने 2-2.5 साल बाइक चला ली थी। नाउ माई बाइक इज़ अंडर एक्सटेंडेड वारंटी फॉर 5 years। सो मैंने अपनी वारंटी को क्लेम किया और उसका रेयर सस्पेंशन चेंज करवाया। बट देन उसके अलावा मैंने सिक्किम किया है, मैंने ईस्ट सिक्किम किया है, नॉर्थ सिक्किम किया है, वेस्ट सिक्किम किया है, मैंने 2 बार लद्दाख किया है, सॉरी 1 बार लद्दाख किया है मैंने इस बाइक पे। एंड दिस हैज़ बीन फंटास्टिक। मुझे हर बार डेस्टिनेशन पहुंचाया है एंड मैं बहुत ही गर्व से बात बोलता हूं कि हर बार मेरी बाइक लीड कर रही थी, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरे कंपेनियन फेलो राइडर्स के पास कौन से सीसी की बाइक थी या कितनी पावरफुल बाइक थी। इसकी एक और प्रॉब्लम है, बिकॉज द हेडलाइट इज़ फिक्स्ड। आप जब पहाड़ों में चलाते हो स्पेशली रात को, सो उस समय बहुत प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जैसे नॉर्थ ईस्ट मैंने कई बार किया हुआ है, 3 बार मैंने नॉर्थ ईस्ट की राइड की हुई है एंड हर बार मैं ज़्यादातर रात को चलाता हूँ व्हेन आई एम सपोजिंगली ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर। एंड उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे तब हुई जब मेरे पास स्टॉक हेडलाइट थी जो टर्न लेने के बाद घूमती। जैसे हम गाड़ी में पूरी गाड़ी घुमा लेते हैं उसके बाद वो लाइट फॉलो करती है, इसका भी वही इशू था। सो उसका फिक्स मार्केट में ऑब्वियसली अवेलेबल है। यू कैन गेट ऑक्सिलरी लैम्प्स एंड प्रेफरेबली ऑक्सिलरी लैम्प्स लोग बोलते हैं फ्रेम पे लगाने, बट वो फ्रेम पे लगाने से आपको कोई हेल्प नहीं होगी। आई वुड सजेस्ट आप लगवाइए यहाँ पे। मैंने A4 मोटर कस्टम से मंगवाए थे इसके ऑक्सिलरी लैम्प स्टेज जो फोक्स पे लगते हैं एंड जिस तरफ आपकी बाइक की हैंडल घूमती है ये उस तरफ आपको लाइट डायरेक्ट करते हैं। सो दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम, not where people actually install their lights next to the headlights. More than that, as per legal rules, आपकी headlight के ऊपर आपकी auxiliary lamps are illegal. So make sure that जब भी आप उसको install करें उसके नीचे install करिए। So इस बाइक का सबसे बड़ा issue जो मैंने बहुत regularly face किया एंड मैं एक्चुअली बहुत इरिटेट हो गया था उससे, वो है इसकी मीटर। इसके मीटर में बहुत रेगुलरली फॉगिंग होती है, स्पेशली जब मैं अपने राइड्स पे रहता हूँ, मोस्टली इन दी माउंटेन्स। जब रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं एंड सुबह धूप निकलती है तो इसका पूरा क्लस्टर फॉग हो जाता है एंड इसके वजह से मैंने अपना मीटर कम से कम पिछले 3 साल में 5 बार रिप्लेस करवाया है अंडर वारंटी। Now thanks to Royal Enfield for giving this opportunity for us to avail the warranty, इसीलिए ये ट्रस्ट बना रहता है एंड दैट इज़ वाई आई फील लाइक री इन्वेस्टिंग इन सच बाइक और मे बी अ रॉयल एनफील्ड बाइक, बिकॉज आई नो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम्स है बाइक में तो रॉयल एनफील्ड विल टेक केयर ऑफ इट। मीटर मैंने सिर्फ फॉगिंग के लिए ही नहीं रिप्लेस करवाया, मैंने इसलिए भी रिप्लेस करवाया बिकॉज मीटर में से हमेशा एक इरिटेटिंग सा नॉइज़ आते रहता है एंड वो कांस्टेंट रहता है। सो आप द मोमेंट आपकी बाइक आप रेव करते हो आपकी इंजन की वाइब्रेशन आपको मीटर तक समझ में आती है एंड दैट रियली बजेस माय माइंड। आई डोंट लाइक इट। अगर इफ माय बाइक इज साउंडिंग एनीवेयर, थोड़ा भी कहीं से साउंड आ रहा है तो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरी बाइक में इनिशियली बहुत इश्यूज़ रहे हैं। जब मैंने अगर आपने ये फॉल देखा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा मेरे बाइक में क्रैश गार्ड लगाया है मैंने। ये A4 मोटर कस्टम से लगाया है। दिस कंपनी और दिस स्टोर इज़ इन बॉम्बे एंड दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब। दिस इज़ सो हार्डी। आई हैव हैड कपल ऑफ फॉल्स, मेजर फॉल्स। मतलब ऐसा भी हुआ है कि सिटी में किसी गाड़ी ने मुझे मारा है और वो गाड़ी का पूरा बम्पर, लाइट्स, ग्रिल्स, सारे कंपोनेंट खुल के गिर गए बट मेरी बाइक पे एक स्क्रैच नहीं आया, नॉट इवन माय हैंडल। ऑल थैंक्स टू द A4 मोटर डिज़ाइन। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इनफैक्ट मेरे अगर आप देखोगे तो मेरे ऑक्सिलरी लैम्प्स भी A4 मोटर कस्टम से ही है एंड या आई मीन इट्स डन अ परफेक्ट जॉब। नाउ इसकी क्लच की क्वालिटी की बात करें तो क्लच 1 से 2 बार मेरा टूट चुका है मेरी राइड्स पे, इसीलिए मैं हमेशा क्लच केबल्स कैरी करता हूँ। इनफैक्ट मैं एक्सीलरेटर केबल भी कैरी करता हूँ बट आज तक उसकी नौबत नहीं आई मेरे पास। आज भी एक स्पेयर एक्सीलरेशन केबल बाकी है, पड़ा हुआ है मेरे पास एंड या सो दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट द फ्रंट। नाउ कमिंग टू द इंजन
80 जैसे मैंने बताया is a perfect speed, 90 is okay, still manageable, but the moment you cross 100, the bike doesn't give you confidence, mainly because of its brakes. Now the brakes of this bike are from Brembo's Vibre, but I would still recommend to change the brake shoes or maybe the whole caliper, the whole system, because the brakes are not good. In fact, in one of my rides to Umlingla, मैं एक भाई साहब से मिला था, उनका नाम है देव, ही ऑल्सो वेरी मच बाइक एंथुजियास्ट एंड दे स्टे इन दिल्ली। तो मैं उनसे मिला था, उनका द एडवेंचर थ्रॉटल नाम है ऑन इंस्टाग्राम। उनसे मिला था, उन्होंने अपनी हिमालयन को मॉडिफाई करवाया था काफ़ी खर्चे करके। उन्होंने अपनी ब्रेक लाइन्स चेंज करवाई थी, उन्होंने अपने आगे के फोक्स GS 310 के लगवाए थे, वो भी तब जब BMW की GS 310 इंडिया में नहीं मिलती थी। तो उन्होंने फोक्स इंपोर्ट करवा के लगवाए थे एंड बहुत सारा उन्होंने वेट कट डाउन किया था बाइक का। सो हिज रिव्यूज़ वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे भी अपनी इस बाइक को वैसा प्रोजेक्ट बनाने का मन है, but let's see, that is not certain because there's a lot of money that you need to put in to make the bike into a project bike that you want, and we'll see to it. I'm not very sure if I'll be able to do that or not. अगर आप नोटिस करोगे, और सो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज्ड एक टॉप रैक बनवाया है। उसके पीछे की कहानी ये है कि मैंने इस रैक को कम से कम 3 बार चेंज किया है एंड हर बार मुझे चेंज करना पड़ा है बिकॉज उसने मुझे राइड पे धोखा दिया है। इनफैक्ट द फर्स्ट राइड जब मैं सिक्किम जा रहा था, तब एक बड़ा सा बम्प आया एंड उस बम्प पे मैं गया। जैसे मैं उस बम्प पे गया, सडनली मेरा टॉप बॉक्स लटक गया। थैंकफुली मेरे पास रैचेट्स थे एंड अंधेरा भी था, मुझे पता ही नहीं चलता अगर मेरे पीछे वाले राइडर ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता दैट तुम्हारा टॉप बॉक्स ऑलमोस्ट गिरने वाला है। सो रैचेट की हेल्प से हमने उसको बांधा एंड वहाँ पे वेल्डिंग भी मुझे करनी पड़ी बीच रास्ते में ढूंढ के। सिर्फ यही नहीं, मेरी लद्दाख की ट्रिप में भी मैंने जब सेकेंड टाइम जब उसका रैक लगवाया, तो वो रैक को मैंने मॉडिफाई करवाया। उसमें मैंने रीइंफोर्समेंट्स लगवाए मेटल प्लेट्स के, मोटे 5 mm के मेटल प्लेट्स के मैंने रीइंफोर्समेंट लगवाए। उसके बावजूद भी ये रैक टूटा। सो ये रैक ऐसा भी नहीं कि एक जगह से टूट रहा है, मल्टीपल जगह से टूटता है। सो इस बार मैंने द चेन गैंग, कैलकाटा में एक बहुत ही फेमस सी वर्कशॉप है जो रॉड्स को बेंड करके आपके हिसाब से, आपकी डिज़ाइन में, आपकी सुविधा के हिसाब से रैक्स और क्रैश गार्ड्स बना के देते हैं। सो उनसे मैंने ये बनवाया है। मेरी बाइक पे फिज़िकली काम करके मेरे लुक को जैसा मैंने स्पेसिफाई किया वो हिसाब से बहुत ही सिमेट्रिक और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बना के दिया है। आप देख सकते हो, इट लुक्स वेरी स्टॉक, ज़रा भी नहीं लगता कि बाहर से लगा हुआ है। बट देन या इट हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब एंड उसके बाद से मैंने राइड किया है, आज तक ये टूटा नहीं है। बट देन ग्रेजुअली मैंने टॉप बॉक्स बेच दिया बिकॉज मुझे लगता है कि टॉप बॉक्स आप टूर कर रहे हो, लगेज चाहिए, उसके लिए ज़रूरी तो है, बट देन इट्स नॉट द थिंग इफ़ यू वांट टू डू ऑफ रोड्स, इफ़ इट्स नॉट द kind of hassle you would want to carry just because you need utility। उससे अच्छी सॉफ्ट बैग्स ले लीजिए। बिकॉज पिछली मेरी गुरुडोंगमा की राइड में मेरे टॉप बॉक्स होने के बावजूद मैं उसको खोल के गया था, मुझे हेडेक बिल्कुल नहीं चाहिए था टॉप बॉक्स का इस बार। सो या, एंड दिस इज़ रियली स्टर्डी, ब्लेंड्स एब्सोल्युटली विद द बाइक। सो कमिंग टू दिस साइड, मैंने अपना फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी चेंज करवाया है एक बार। उसके लिए, उसकी वारंटी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रॉयल एनफील्ड से रिक्वेस्ट करना पड़ा, 6 महीने वेट करने पड़े बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम एंड नोबडी वांट्स टू गिव अवे एन एक्सपेंसिव एक्सेसरी फॉर फ्री जस्ट इन द नेम ऑफ वारंटी। सो 18,000 के करीब का सेट आता है जो उन्होंने चेंज किया है। सो मेरी बाइक में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है। इनफैक्ट टैंक्स चेंज हुई है, बट वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक बार एंड देयर वाज अ डेंट ऑन द बाइक, इसीलिए टैंक चेंज हुई है। मोर देन दैट, मीटर अंडर वारंटी बहुत बार चेंज हुआ है। आगे के फोक्स 2 बार चेंज हो चुके हैं बिकॉज इट वाज नॉट गिविंग मी अ प्रॉपर रीबाउंड, इट वाज ऑलवेज गिविंग मी अ शॉक। एंड ये तब हुआ था जब मैंने पहली बार एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद जो काम हुआ था उसके बाद से बहुत इशू होने लगे। So once I had started having issues with the bike and I started complaining to Royal Enfield for giving me such an inferior quality bike, they suggested me
अ पर्टिकुलर वर्कशॉप इन कैलकाटा, दैट्स आदित्य मोटर्स। वहाँ पे एक युवा जी है, वहाँ के मैनेजर, ही इज़ बीन एन अमेजिंग हेल्प, ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। एंड जब से मेरी बाइक उनके हाथ में गई है तब से लेके आज शायद उस बात को 2.5 साल हो गए, आज तक मेरी बाइक वहीं जाती है। एंड आई डोंट हैव टू टेल देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एवरीथिंग गेट्स डन परफेक्टली फाइन एंड द वे आई वांट इट टू बी। कैलिबर को देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि इसका ABS इज़ नॉट एट ऑल वेरी ग्रेट। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि मैंने अपना ब्रेक जैम किया था, बट इसका ABS इतनी देर से एक्ट करता है एंड इतने लंबे टाइम के लिए एक्ट करता है दैट it actually stopped my bike from braking on spot and I rammed into a car. Yeah. एक गाय आउट ऑफ नोवेयर हाईवे में दौड़ते हुए आ गई एंड मैंने फुल ब्रेक्स जैम किए, उसके बावजूद भी बाइक स्लो हुई बट रुकी नहीं। एंड या काफ़ी चोट लगी, मैंने अपने पाँव तोड़वाया, मेरी बाइक की शक्ल टेढ़ी हो गई एंड वैसे ही 300 किलोमीटर्स मुझे वापस टूटे पाँव के साथ राइड करके आना पड़ा। एंड इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। किसी दिन मैं आपको अलग से एक ब्लॉग में बताऊंगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और स्कैरी एट द सेम टाइम। यस, नाउ वीव स्पोकन अ लॉट अबाउट द कॉन्स ऑफ द बाइक एंड अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतने कॉन्स थे मेरे पास तो मैं इतने साल बाइक क्यों रखी, उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम्स मेरे होते थे एंड बट रिजॉल्व हो जाते थे, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ओवरऑल दिस बाइक इज़ अमेजिंग। जब आप स्ट्रीट पे चलाते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये बाइक। इनफैक्ट एक और मुझे प्रॉब्लम अभी रियलाइज़ हुआ, ये हैंडल बार मैंने 7 बार चेंज किया है, 7 टाइम्स। आई डोंट नो व्हाट मटेरियल इज़ दिस, बट देन आई एम एन इंडियन बॉय, मुझे अपनी मम्मी के लिए भी कभी कभी घर से सामान लेके आना पड़ता है, बाज़ार लाना पड़ता है, सब्जियां लटकानी पड़ती है। अब वो रीज़न है या शायद कुछ और रीज़न है, बट ये हैंडल बार बहुत जल्दी बेंड हो जाता है एंड दिस इज़ समथिंग आई नेवर लाइक्ड अबाउट द बाइक। सो हर कोई, मेरी तो आदत हो जाती थी चलाते चलाते, बिकॉज मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि हैंडल बार टेढ़ा हो गया। बट जब भी कोई दूसरा मेरी बाइक चलाता था वो बोलता था कि तुम्हारा लेफ़्ट हैंड हमेशा से थोड़ा सा बेंट है। सो द लेफ़्ट साइड में भी इसीलिए बेंड है बिकॉज मैं कुछ भी ख़रीदता हूँ तो यहीं पे लगाता हूँ। ऑलराइट, एक्सेसरीज़ में मेरे पास इस रॉयल एनफील्ड के नकल गार्ड्स भी है। उन नकल गार्ड्स की वजह से मेरे बहुत सारे फॉल्स से मेरे लिवर्स बचे हैं। इट्स अ बेस्ट थिंग। मुझे वो प्लास्टिक वाले समझ में नहीं आते, बट देन जो इसके साथ मिलते हैं उसमें एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप रहती है, सो दैट हैज़ डन द जॉब ब्यूटिफुली। ट्रस्ट मी, इट इज़ अमेजिंग। एंड आई एम सॉरी, पीछे बिल्लियाँ रो रही हैं, आई डोंट। ऑलराइट, सो अभी मैं बिल्लियाँ भगाने गया था, दे वर मेकिंग अ रकस आउट हियर। सो या लेट्स टॉक अबाउट मैंने इस बाइक में क्या एडिशनल लगाया। जैसे मैंने बताया ये बहुत बार टूट गया था, तो मैंने TCG कस्टम से अपना रैक चेंज करवाया है एंड दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 3,500 रुपीज़, बट देन दिस इज स्टर्डी एंड आई कैन बैंक फॉर दिस। मोर देन दैट, A4 मोटो कस्टम्स मुझे याद नहीं है, बट जब मैंने लिया था तब कुछ 6,500 रुपये का था। आज के रेट में शायद दाम कम है या ज़्यादा, मुझे पता नहीं है। एंड टोटल 8,000 का ऑक्सिलरी लैम्प के क्लैंप्स और ये क्रैश गार्ड मिला था। इस क्रैश गार्ड की सबसे अच्छी बात ये है दैट दिस इज़ कनेक्टेड फ्रॉम बिलो। सो अगर आप बीटिंग आपकी बाइक लेती है बेली से, तो आगे आपके बैश प्लेट के ठीक आगे एक रॉड है विच प्रोटेक्ट्स इट एंड दैट इज़ वाई दिस बाइक इज़ ऑलवेज बीन प्रोटेक्टेड एंड मेरे बैश प्लेट पे कभी फॉर द बैशिंग नहीं हुई। मोर देन दैट, मैंने GPS माउंट भी लगवाया था फ्रॉम जाना, बट देन इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी वेरी ग्रेट बिकॉज बाइक के हेड में इनफ वाइब्रेशन होती रहती है जिसके वजह से वो माउंट भी बहुत वाइब्रेट करता है एंड आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ डेज व्हाट आई सी। फ़ोन्स, अपने प्राइमरी फ़ोन्स मत यूज़ कीजिए GPS माउंट पे, बिकॉज वो वाइब्रेशन की वजह से हमारे जितने भी हाईटेक फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर एक गिम्बल रहता है जो हमारे फ़ोन को स्टेबलाइजेशन और फोकस, ऑटो फोकस को करेक्ट करता है, वो आपका डैमेज हो सकता है बहुत ईजीली। मेरे प्रीवियस फ़ोन का हुआ था आफ्टर माई गुरुडोंगमार राइड एंड आई हैड टू इमीजिएटली चेंज माई फ़ोन बिकॉज द कैमरा हैड गॉन क्रेजी। सो ये बाइक मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैंने अपने राइडिंग के पैशन को इसी से रिकग्नाइज़ किया और इस बाइक से मैंने बहुत सी चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस की।
चाहे वो ऑफ रोड में गिरना हो, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो एक स्पीड पे थ्रिल को रियलाइज़ करना हो, चाहे वो पहाड़ों में क्रेजीली चलाना हो, चाहे वो ओवरटेक करना हो. Everything on this bike, that riding feel that this bike has given to me is priceless. And unfortunately I'll have to bid this by, और अगर मेरा मन किया तो शायद मैं इसको अपनी प्रोजेक्ट बाइक के हिसाब से रखूँ. One of the very major problems with this bike is that इसका power to weight ratio बहुत ही ज़्यादा to the heavier side है. This bike is heavy, so आप जब सैडल कर रहे हो या जब आप वॉडल कर रहे हो तब पाव पे लग सकती है. एक बार जो मेरा पाव टूटा वो इसी हिसाब से टूटा कि जब मैं वॉडल कर रहा था और मैंने पाव रखा, तो पाव तो मैंने रख दिया और मेरा पाव स्प्रेन हो गया एंड उसके वजह से मैं गिर गया. बट देन जब ये इतनी भारी बाइक मेरे पाव पे गिरी तो फिर तो पाव टूटना ही था. एनीवेज, सो मेरी बाइक पे ये रैक, क्रैश गार्ड्स और जीपीएस माउंट, और जब मैं नकल गार्ड्स लगा लेता हूँ तो मेरी बाइक नियरली 220 किलो की हो जाती है. सो 220 kilos is quite a weight as per the power, and it becomes like a heavy baby. It's sturdy, it is strong. Otherwise, अगर कुछ नहीं बाकी रहा तो शायद I have no other complaints. And yeah, this was one of the major reasons why I switched to 390 is love. अब आप किसी को अगर प्यार करते हो और उसमें फिर खामियां निकले तो वो खामियों को भी आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो. सो मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता है इस बाइक के साथ. इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मुझे बहुत परेशानी हुई है, बट उसके बावजूद भी मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड शायद हमेशा मेरी जहन में रहेगा कि इस बाइक से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ एंड इंशाल्लाह आगे भी बहुत आगे तक जाऊँगा. Thank you so much for watching till this end. Please like, share and subscribe अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा. एंड बहुत सारे मेरे वीडियोस और आने बाकी है on my KTM 390. If you have not seen my KTM videos yet, go on to the I button. आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेरे सारे previous videos. Stay tuned, take care, keep riding. Until next time, love you all.